50 बुआ का ससुराल। दिनेश अपने परिवार के साथ रामनगर में रहता था। वैसे तो दिनेश के घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, पर उनके घर में किसी भी बात का फैसला करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। देखो, होली बीत गई, अब हमें थोड़ा घूमने फिरने भी जाना चाहिए। कितने दिन हो गए हम कहीं बाहर नहीं गए। हाँ, सही कह रहे हो, अच्छा रहेगा, लेकिन क्या? घूमने जाने के लिए भी कोई लेकिन होता है क्या? अरे मतलब बस यही सोच रहा था कि मम्मी पापा से भी पूछना चाहिए कि नहीं। क्या? इसमें पूछने की क्या जरूरत है? हम पति पत्नी हैं, घूमने जा रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। हाँ, लेकिन घर में बिना पूछे कुछ करना सही नहीं रहेगा। तुम खुद डिसाइड करते नहीं और मुझे भी कंफ्यूज करते रहते हो। हंसी मत उड़ाओ, हमारे घर में ऐसा ही होता है। तो फिर पूछ लो। आलोक माँ बाप से बात करने के लिए बाहर जाता है। दिनेश अखबार पढ़ रहा था और अनीता किचन से चाय लेकर आ रही थी। आलोक उनके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। पापा मम्मी, मैं और काजल थोड़ा घूमने जाने का सोच रहे थे, क्या कहते हैं आप? घूमना? अभी अभी होली बीती है, घर में इतनी सफाई बाकी है। हाँ, और वैसे भी मौसम अभी थोड़ा ठंडा है, कहीं बीमार मत पड़ जाना। अरे नहीं, हम ज्यादा दूर नहीं जा रहे, बस 2-3 घंटे के लिए बाहर निकलने का प्लान था। हमें तो समझ में नहीं आ रहा बेटा, तू ऐसा कर, प्रीति से पूछ ले, वो सही बताएगी। प्रीति से? हाँ, वैसे भी वो हर चीज की प्लानिंग अच्छे से करती है, तुझे अच्छा सुझाव दे देगी। आलोक मन ही मन सोचता है, क्या घूमने जाना भी कोई स्ट्रेटेजी प्लान करने जैसा हो गया? लेकिन वो कुछ कहता नहीं और प्रीति के कमरे की ओर बढ़ जाता है। प्रीति, मैं और काजल घूमने जाने का सोच रहे हैं, क्या करना चाहिए? अच्छा है, पर अभी जाओ या ना जाओ ये समझ में नहीं आ रहा। वैसे तुम बुआ से पूछ लो ना। बुआ से? घूमने जाना है, चुनाव का प्रचार थोड़ी ना करना है। अरे मैं बस कह रही थी कि बुआ को सब चीजों का अच्छा अनुभव होता है, उनकी सलाह बुरी नहीं होगी। आलोक गहरी सांस लेता है और सरोज बुआ के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। सरोज बुआ स्वेटर बुन रही थी। आलोक पास में जाकर बैठ जाता है। बुआ, मैं और काजल घूमने जाना चाहते हैं, क्या करें? अभी सही समय नहीं है बेटा, तुम लोग शाम को चले जाना। शाम को? क्यों? दिन में जरूरत से ज्यादा भीड़ होती है, धूप तेज होती है, और वैसे भी घर में कुछ काम भी निपटा लो, फिर आराम से जाना। ठीक है बुआ, पर कंफर्म करूँ ना? हाँ बेटा, लेकिन तू ना एक बार रानी बुआ को फोन करके उनसे भी पूछ ले। आलोक निराश होकर उठता है और फिर भी रानी बुआ को फोन मिलाता है। बुआ नमस्ते, आपसे कुछ पूछना था। खुश रहो बेटा, कहो क्या बात है? बुआ, मैं और काजल घूमने जाने का सोच रहे हैं, क्या करना चाहिए? अभी भद्रा चल रही है बेटा, 1 महीना और इंतजार कर लो। 1 महीना? बुआ पक्का कह रही है ना? हाँ बेटा, शास्त्रों में लिखा है भद्रा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। आलोक को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो निराश होकर अपने दोस्त राहुल के पास जाता है। यार, मैं और काजल घूमने जाना चाहते हैं, पर घर में सब अलग अलग राय दे रहे हैं। पर ये तेरी बीवी है, तुझे डिसाइड करना है जाना है कि नहीं। कहना आसान है, पर मेरे घर में फैसला लेना नामुमकिन है। आलोक निराश होकर कमरे में आता है। काजल गुस्से में बैठी थी। क्या हुआ? कुछ नहीं, घूमने का प्लान कैंसिल। क्यों? पहले सफाई करनी थी, फिर मौसम खराब था, फिर शाम को जाना था, फिर भद्रा आ गई। अब 1 महीने बाद ही जा सकता है। अरे, घर में इतने लोग हैं, कोई सही फैसला क्यों नहीं कर सकता? क्या बताओ काजल, मुझे तो खुद समझ में नहीं आता। आलोक और उसके परिवार में हमेशा किसी भी फैसले के लिए 10 लोगों की राय ली जाती थी। कुछ समय बाद दिनेश ने घर के लिए एक सुंदर मंदिर पसंद कर लिया और उसे बाजार से खरीद कर घर ले आया। लेकिन जब मंदिर को घर के अंदर लाने का समय आया तो वो फिर से कंफ्यूज हो गया कि मंदिर को अंदर कौन लेकर जाएगा। मंदिर तो ले आया, लेकिन अब इसे अंदर कौन ले जाएगा? सही कह रहे हो, ये बहुत महत्वपूर्ण काम है, कोई भी ऐसे थोड़ी ना कर सकता है। देखो, मेरा मानना है कि आलोक और काजल को मंदिर घर के अंदर लाना चाहिए। अब घर की जिम्मेदारी धीरे धीरे उन्हें ही तो संभालनी है। मैं? हाँ बेटा, मेरी राय में यही सही रहेगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार रानी से पूछ लेती हूँ। सरोज तुरंत रानी को फोन लगाती है। अरे सरोज, कैसी हो, क्या हुआ? बहन, घर में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, मंदिर को अंदर कौन लाएगा? अरे बस इतनी सी बात, ये तो साफ है, मंदिर को घर में बहू यानी कि काजल लेकर आएगी। क्यों? अरे ये बहन, बहू ही तो घर का वंश आगे बढ़ाएगी, उसी के हाथ से भगवान अंदर आएंगे तो शुभ रहेगा, ये परंपरा है। बात तो ठीक है, अच्छा चल, तेरा सुझाव मैंने मान लिया। जैसे ही सरोज फोन रखती है, पड़ोस की सविता बुआ पास आ जाती है। क्या चर्चा हो रही है भाई? मंदिर को घर के अंदर कौन लाए, इसी पर विचार चल रहा है।
अरे इसमें सोचने की क्या बात है। घर में लक्ष्मी यानी कि बेटी जब तक कंवारी है, मंदिर तो उसे ही अंदर लाना चाहिए। प्रीति, पर क्यों? जब तक घर की बेटी कंवारी होती है तब तक वही सबसे पवित्र मानी जाती है। उसके हाथों से मंदिर अंदर आएगा तो घर में सुख शांति बनी रहेगी। हाँ, ये भी बात सही लग रही है। तो फिर प्रीति को बुला लेते हैं, वही मंदिर अंदर ले आएगी। आलोक जैसे ही प्रीति को बुलाने जाता है, पड़ोस की दूसरी बुआ लीला वहां आ जाती है। अरे अरे, क्या सुन रही हो? मंदिर घर की बेटी लाएगी? हाँ, यही तो परंपरा है। नहीं नहीं, ये काम घर का मुखिया करता है। जब तक घर में पिता मौजूद है तब तक ये जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। दिनेश, तुम्हें खुद अपने हाथों से मंदिर अंदर लाना चाहिए। मैं? लेकिन रानी दीदी कह रही थी कि बहू के हाथों से शुभ होता है। और मैं कह रही हूँ कि बेटी के हाथों से सबसे ज्यादा पुण्य मिलेगा। अरे ये देखो, कौन कौन सलाह देने आ गया। मैंने अपनी जिंदगी में जितने भी मंदिर रखे सब घर के बड़े मर्द ही लेकर आए। ये कोई मजाक नहीं है। पूरा परिवार फिर से असमंजस में पड़ जाता है। दिनेश सिर खुजाने लगता है और आलोक झुंझला कर काजल की ओर देखता है। अब किसकी सुने? अब तो भगवान ही बताएंगे। इतने में पड़ोसन रेशमा घर में दाखिल होती है। क्या हुआ, सब इतने परेशान क्यों दिख रहे? अरे मंदिर को घर के अंदर कौन ले जाए, इसी बात पर चर्चा चल रही है। बस इतनी सी बात, इसमें इतना सोचना क्या? कोई भी मंदिर उठा लो और अंदर रख दो। अरे लेकिन अगर गलत हाथों से मंदिर अंदर गया तो ज्यादा से ज्यादा भगवान थोड़ा नाराज हो जाएंगे। हो सकता है घर में कुछ परेशानियां भी आ जाए, लेकिन ऐसा भी क्या डरना। वाह, क्या सलाह दी है। पूरा परिवार एक दूसरे की तरफ देखने लगता है। सबके चेहरे पर उलझन साफ झलक रही थी। दिनेश गहरी सांस लेता है और कुछ देर तक चुप रहता है। फिर वो मंदिर की ओर देखता है और गंभीर स्वर में कहता है, बहुत हो गया, अब और चर्चा नहीं करनी। तो फिर मंदिर कौन अंदर ले जाएगा? कोई नहीं, मंदिर यहीं बाहर रहेगा। क्या? मंदिर बाहर रख दोगे? ऐसा अनर्थ मत करो दिनेश। पापा अब सीरियस है? हाँ, जब तक हम ये तय नहीं कर सकते कि मंदिर अंदर कौन लाएगा तब तक मंदिर बाहर ही रहेगा। पूरा परिवार चुप हो जाता है, कोई कुछ नहीं कहता। कुछ दिनों बाद दिनेश के मन में ख्याल आता है कि मंदिर के लिए एक कमरा बाहर ही बनवा दिया जाए। दिनेश मंदिर के लिए कमरा बनवाना शुरू करता है। लो जी, गर्मा गर्म चाय पियो, सुबह से काम में लगे हो, कुछ खाया भी नहीं है। अरे काम करवाने बैठो तो भूख प्यास सब भूल जाते हैं। इतना झंझट है कि क्या बताऊं। पापा, झंझट तो आपने खुद मोल लिया है। मंदिर को घर के अंदर कौन लाए, इसी बात पर इतनी बहस हुई और अब पूरा कमरा ही बनवा रहे हो। बेटा, और कोई चारा भी नहीं था। जब घर में कोई फैसला लेना आसान नहीं होता तो सबसे अच्छा है कि नया रास्ता निकालो। अरे पर इतना बड़ा खर्चा, ये भी तो सोचो। हाँ, यही तो परेशानी है। ईंट, सीमेंट, मजदूर, सबका खर्चा बढ़ता ही जा रहा है। जितना सोचा था उससे ज्यादा ही लग रहा है। कितना खर्चा हो जाएगा कुल मिलाकर? अभी तो सिर्फ ढांचा बन रहा है, अब तक 20,000 खर्च हो चुका है। ऊपर से मिस्त्री ने कहा कि कम से कम 50,000 और लगेंगे। 50,000? दिनेश जी, ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है। तो क्या करूं, मंदिर के लिए कमरा बन रहा है, कोई साधारण कमरा नहीं है। फिर भी कुछ ज्यादा ही नहीं है ये पैसे? नहीं, कमरा तो अच्छा और मजबूत बनाना पड़ेगा। बाद में भगवान की मूर्तियां भी आएंगी, सजावट भी होगी, सब मिलाकर 80,000 तक तो जाएगा ही। पापा, अगर खर्चा इतना बढ़ रहा है तो क्या हमें थोड़ा छोटा कमरा नहीं बनाना चाहिए? हाँ, ये सोच सकता हूँ, लेकिन छोटा बनाऊंगा तो बाद में पछताना पड़ेगा। भगवान के लिए कुछ बन रहा है, उसमें कमी कैसे करूं? अरे लेकिन हमें अपनी जेब भी तो देखनी पड़ेगी ना, घर के और भी खर्चे हैं। वो भी सही कह रही हो। पहले इस घर के खर्चे कम नहीं थे, ऊपर से ये मंदिर का खर्चा। पापा, आप चिंता मत करो, मंदिर बनना जरूरी है और ये बनकर रहेगा। पैसों की चिंता मत करो, हम मैनेज कर लेंगे। अरे तू कैसे मैनेज करेगा बेटा? मैं और काजल कुछ महीने के लिए अपने खर्चे कम कर सकते हैं और अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपने सेविंग से भी कुछ निकाल सकता हूँ। बेटा, तुम क्यों अपनी सेविंग्स निकालोगे? वो तुम्हारे भविष्य के लिए है। अरे मम्मी, ये भी तो हमारे भविष्य का ही काम है। भगवान का घर बनाना कोई छोटा काम नहीं होता। बेटा, तेरी ये बात सुनकर दिल खुश हो गया। सच में परिवार हो तो ऐसा। आलोक मुस्कुराता है और दिनेश के कंधे पर हाथ रखता है। बाहर मंदिर बन तो जाता है, लेकिन रोज रोज बाहर जाकर पूजा करने में थोड़ी बहुत परेशानी सबको हो रही थी। हे भगवान, मंदिर तो बन गया, लेकिन रोज रोज बाहर आना थोड़ा मुश्किल हो रहा है।
हाँ मम्मी, सुबह सुबह ठंडी हवा चलती है, कभी बारिश हो रही होती है, कभी धूप तेज होती है। अंदर होता तो कितना अच्छा होता। बात तो सही है, बाहर जाकर पूजा करने में ना आलस भी आता है। और डर भी। कल सुबह मैं आई थी ना तब अंधेरा था, ऐसा लगा कोई पेड़ के पीछे खड़ा है। हाँ, जरूर भगवान ही देख रहे होंगे कि भाई इतनी मुश्किल में भी पूजा करने आई हो या नहीं। अरे पर अब करे क्या, मंदिर तो स्थापित हो चुका है, वापस अंदर कैसे लाए? कोई तो तरीका होगा ना माँ। पक्का पापा से पूछोगी तो वो फिर से किसी से सलाह लेने को कहेंगे और हम सब फिर से चक्कर में पड़ जाएंगे। हाँ, और फिर बहस होगी मंदिर वापस अंदर लाना शुभ होगा या नहीं। मतलब अब कुछ हो ही नहीं सकता, बस सबको बाहर ही आना पड़ेगा। हाँ, भगवान को भी हमारा ये नाटक देख देख कर आदत पड़ गई होगी। सब हल्का सा मुस्कुराते हैं, लेकिन परेशानी जस की तस बनी रहती है। कुछ दिनों बाद ऑन रोड एक जमीन बहुत सस्ते में बिक रही थी और इस बारे में आलोक अपने पिता से बात करता है। पापा, एक बात कहनी थी। हाँ बोलो बेटा। पापा, ऑन रोड एक जमीन बिक रही है और वो भी बहुत सस्ते में। अच्छा, क्या दाम होगा उसका? तकरीबन 10 लाख की बिक रही है। अरे बाप रे, इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है बेटा। पापा, आपको याद है हमारी जो एक जमीन है उससे हमारे पास किराया आता है? हाँ बेटा, उससे तो अच्छा खासा किराया आ रहा है। तो पापा, क्यों ना हम उस जमीन को बेच दे और इस जमीन को खरीद ले। अरे पर बेटा। पापा, अगर हम उस प्रॉपर्टी को बेच के इस प्रॉपर्टी को खरीदेंगे तो हमारे हाथ में कुछ पैसा भी बचेगा और प्रॉपर्टी भी हमारे नाम हो जाएगी। बेटा, आइडिया तो बहुत अच्छा है। जमीन मिल जाएगी और पैसा बचेगा तो उस पे हम रूम बनवा कर किराए पर भी चढ़ा देंगे। हाँ पापा, और उससे ज्यादा पैसा आएगा हमारे पास। दिनेश पुरानी प्रॉपर्टी बेचकर हाथ में पैसा रखकर नई प्रॉपर्टी लेने की तैयारी में लग जाता है, लेकिन अचानक ही उसके मन में कुछ ख्याल आता है और फिर वो अपनी बहन सरोज के पास जाता है। मैं एक नई प्रॉपर्टी लेने की सोच रहा हूँ, कौन सा दिन सही रहेगा? सोमवार लेना शुभ रहेगा, भगवान शिव का दिन होता है ना। अच्छा, तो सोमवार पक्का। अरे एक बार रानी से पूछ लो ना, वो पंडित जी से मिलती रहती है। दिनेश रानी को फोन करता है। रानी, नई प्रॉपर्टी लेनी है, सरोज कह रही है कि सोमवार सही है। अरे नहीं भैया, सोमवार नहीं गुरुवार सही रहेगा। गुरुवार को संपत्ति लेना समृद्धि लाता है। अरे बाप रे, कोई एक दिन बताओ, मैं तो कंफ्यूज हो गया। भैया मुझे तो गुरुवार का दिन ही ठीक लगता है। दिनेश सिर पकड़ लेता है। तभी पड़ोस की लीला बुआ दिनेश से पूछती है, क्या बात है दिनेश, परेशान क्यों हो? बुआ, नई प्रॉपर्टी लेनी है, समझ में नहीं आ रहा सोमवार को लूं या गुरुवार को। अरे दोनों ही गलत है, इस हफ्ते का कोई भी दिन ठीक नहीं है। अच्छा, तो फिर कब लूं? इस हफ्ते रुक जा, शुभ समय खुद आ जाएगा। दिनेश निराश होकर घर लौट आता है। कुछ दिनों बाद सविता बुआ पड़ोस से आती है, दिनेश का हालचाल पूछती है। और दिनेश, सुना है नई प्रॉपर्टी लेने वाले हो? हाँ, लेकिन शुभ दिन नहीं मिल रहा। अरे बेटा, ये महीना ही खराब है, अगले 2 महीने इंतजार कर ले, नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता है। क्या 2 महीने? हाँ, ग्रह नक्षत्र सही नहीं है, गलत समय पर लिया तो बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। दिनेश की परेशानी बढ़ जाती है। दिनेश के घर डीलर नरेश का फोन आता है। दिनेश परेशान बैठा था। अरे यार, ये नरेश फिर कॉल कर रहा है, क्या जवाब दूं? पापा, जो सच है वही बोल दो कि अभी हम 2 महीने और इंतजार करेंगे। दिनेश फोन उठाकर नरेश से बात करता है। नरेश भाई, अभी 2 महीने और लगेंगे। 2 महीने? पर आपने कहा था जल्दी फाइनल करेंगे। हाँ, पर अभी ना घर में थोड़ा कंफ्यूजन है, शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहा हूँ। अरे सर, प्रॉपर्टी बिजनेस में मुहूर्त नहीं देखा जाता, सही डील देखी जाती है। समझ रहा हूँ, लेकिन माफ करना, हमें तो अभी इंतजार करना पड़ेगा। दिनेश फोन रख देता है। पूरे घर में फिर से चुप्पी छा जाती है। जैसे 2 महीने गुजरते हैं, दिनेश प्रॉपर्टी डीलर नरेश के पास जाता है। नरेश जी, जो प्रॉपर्टी हमने देखी थी, हम वो खरीदने आए हैं। पर वो प्रॉपर्टी तो अब बिक चुकी है। लेकिन हमने तो पहले ही तय करा था ना कि हम उसे खरीदेंगे। देखिए, प्रॉपर्टी में ये सब नहीं होता, जो पहले आता है उसे प्रॉपर्टी मिल जाती है। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं आपने प्रॉपर्टी किसको बेची? जी, यहीं पास में एक सोलंकी रहते हैं, उन्होंने ये प्रॉपर्टी खरीदी है। दिनेश अपने बेटे के साथ सोलंकी के पास जाकर उससे बात करता है। सोलंकी भाई साहब, ये प्रॉपर्टी हमने पहले खरीदने की बात कही थी। बात करी थी, खरीदी तो नहीं थी।
हाँ, मगर हमने पहले ही बात की थी, आप कैसे खरीद सकते हैं? मुझे प्रॉपर्टी डीलर ने बताया था, वो और मैं तुम्हारा 2 महीने तक इंतजार थोड़ी ना करते। अरे पर फिर भी। देखिए, बात हुई थी 15-20 दिन की, आपने लगाए 2 महीने। इतना कोई इंतजार नहीं करता, तो मैंने प्रॉपर्टी खरीद ली। देखिए, ये प्रॉपर्टी तो हमें चाहिए, क्या इसका कोई और तरीका है? अगर आपको ये प्रॉपर्टी खरीदनी है तो मैं ये प्रॉपर्टी आपको 20 लाख में बेच सकता हूँ। पर ये प्रॉपर्टी तो 10 लाख की थी। हाँ, हमारी 10 लाख में बात तय हुई थी, आप मुझे 10 लाख में दीजिए ये प्रॉपर्टी। देखो, ये अब मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा जितने का मन होगा उतने में बेचूंगा। तुम्हें लेनी है तो 2 गुना पैसा देकर ले लो। अरे पर 2 गुने पैसे क्यों दूं? दिनेश और आलोक आपस में बात करते हैं। पापा, ये प्रॉपर्टी तो बहुत महंगी है, अब तो हम इसे नहीं खरीद पाएंगे। एक काम करते हैं, पुरानी वाली प्रॉपर्टी को ही वापस खरीद लेते हैं। हाँ पापा, ये आइडिया सही रहेगा। दोनों वापस पुरानी वाली प्रॉपर्टी को खरीदने जाते हैं, पर वो भी अब उस प्रॉपर्टी को दुगने दाम में बेचने के लिए तैयार होता है। दिनेश को आखिरकार ये समझ में आ जाता है कि दूसरे की राय लेने की वजह से आज उसे इतना बड़ा लॉस हो गया और उसके हाथ से सब कुछ चला गया। सुनैना अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। वो उसके लिए एक अच्छा सा लड़का देख रहे थे। सुनो जी, हमने हमेशा ही गरीबी देखी है। मैं नहीं चाहती कि हमारी सुनैना भी ऐसे दिन देखे। हमें इसके लिए एक बहुत ही अमीर लड़का देखना होगा, ताकि हमारी तरफ पैसे पैसे की मोहताज तो ना रहे कम से कम। हाँ, तुम सही कह रही हो, चलो देखते हैं। उधर सुनैना अपने ऑफिस भी किसी को पसंद करती थी, पर ये बात अभी तक उसके माँ बाप को पता नहीं थी। समीर, मुझे समझ भी नहीं आ रहा, मैं कैसे बताऊं अपने मम्मी पापा को। तुम कहो तो मैं बात करूं? अरे नहीं नहीं नहीं, तुम तो बिल्कुल ही बात मत करना। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ ना, मेरे मम्मी पापा एक अमीर लड़के को ढूंढ रहे हैं। हमारे घर की हालत कभी अच्छी नहीं रही, तो मम्मी पापा बस यही चाहते हैं कि मुझे भी ये सब दुख झेलना ना पड़े। कई बार ऐसा भी हुआ है कि हमने एक टाइम ही खाना खाकर गुजारा किया है। अरे तो मैं तो तुम्हें एक टाइम नहीं खिलाऊंगा ना, हम बहुत अच्छे से रहेंगे, अच्छा खाएंगे। बात सिर्फ खाने की नहीं है समीर, बहुत सारी चीजें हैं। तुम्हारा घर भी किराए का है। देखो, इन सब से मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे माँ बाप तो देखेंगे ना ये सब। क्या करूं मैं? तुम परेशान मत हो, मैं करता हूँ कुछ। सुनैना घर आ जाती है। वो भी समीर से शादी करना चाहती थी, पर उसे पता था कि उसके मम्मी पापा नहीं मानेंगे। वो काफी उदास रहने लगी थी और उसके माँ बाप उसके लिए एक अच्छी लड़की की तलाश कर रहे थे। सुनैना, ये देखो, ये लड़का कितना सुंदर है और अमीर भी है। पर माँ, मैं इसे जानती कहाँ हूँ? अरे जानना ना जानना कुछ मायने नहीं रखता। इतना अमीर है, इतने पैसे इसके पास, तुम खुश रहोगी। हमारे घर की तरह नहीं कि हर समय मन मार कर रहना पड़ रहा है। आपने और क्या पता किया है इसके बारे में? मतलब खानदान कैसा है, कौन कौन है? बेटा, पैसे के आगे हर ऐब छुप जाता है। अब देख, मैं इससे ज्यादा तुझे नहीं समझा सकती। सुनैना को समझ में नहीं आ रहा था कि वो उनको समीर के बारे में कैसे बताए, क्योंकि वो तो बिल्कुल पैसे वाला नहीं था। पर वो अब अपना मन बना लेती है कि उसे समीर को मना करना ही पड़ेगा। एक दिन वो समीर को कह देती है कि वो उससे शादी नहीं कर पाएगी, और सुनैना अपने माँ बाप की पसंद से एक अमीर घर में शादी कर लेती है। सुनैना के माँ बाप तो बड़ा खुश होते हैं कि चलो, अब लड़की को तंगी में तो नहीं रहना पड़ेगा। सुनैना की नई गृहस्थी चालू होती है। सोमेश शादी की रात को ही सुनैना से कहता है, सुनैना, शादी तो हो गई है, ये सब बाकी रस्में तो चलती रहेगी। मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं बाहर जा रहा हूँ। आज ही तो हमारी शादी हुई है, आप आज ही जा रहे हैं? हाँ, आज और अभी जाना है। तुम्हें कोई परेशानी है क्या? सोमेश के मुंह से ऐसी बात सुनकर सुनैना चुप हो जाती है। शादी के अगले दिन, बहू, जरा अपना सामान तो दिखाओ, देखो कुछ पहनने लायक है क्या? वैसे तुम्हारे इतने सस्ते से सूटकेस को देखकर लग तो नहीं रहा कि इसमें कुछ भारी सामान भी होगा। सुनैना को बहुत बुरा लगता है, पर वो कुछ नहीं कहती। भाई, तुम्हें तो पहले शॉपिंग करवानी पड़ेगी, कुछ भी पहनने लायक नहीं है, और शाम को पार्टी है। ये लो सोमेश का क्रेडिट कार्ड, जाओ अपने लिए सामान ले आओ। पर मुझे क्रेडिट कार्ड यूज करना नहीं आता। मैंने तो पहले कभी देखा भी नहीं कि क्रेडिट कार्ड कैसा होता है। हैं? हे भगवान! कोई बात नहीं, जब सोमेश जी आ जाएंगी तो हम साथ में चले जाएंगे। सोमेश नहीं आएगा, वो बहुत बिजी है, उसकी मीटिंग्स खत्म नहीं हुई है।
सुनैना को बहुत दुख होता है। वो अपनी सास के साथ ही कपड़े लेने चली जाती है। शाम की पार्टी में सुनैना महंगे महंगे कपड़े पहनती है, पर वो अंदर से बिल्कुल खुश नहीं थी। वो सुमेश को मिस कर रही थी। शादी करके जाने के बाद से सुमेश का कोई फोन तक नहीं आया था और ना ही उसके लिए कोई मैसेज। और जब सुनैना ने उसे फोन किया तो उसने फोन उठाया भी नहीं। देर रात तक पार्टी चलती रही। सुबह जब सोकर उठे तो सुमेश वहीं सोफे पर सो रहा था। सुमेश को देखकर सुनैना काफी खुश होती है। उसे लगता है कि चलो अब तो वो उसे समय देगा। वो थोड़ी देर में उठकर फ्रेश होता है और अपनी फाइल्स लेकर बैठ जाता है। आप आए नहीं कल पार्टी में? हाँ, मुझे बहुत काम था। करोड़ों की डील हुई है कल और अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ। खाना खाकर मैं वापस सो जाऊंगा। मैं सोच रही थी कि हम थोड़ी देर बाहर चलते। जब से शादी हुई है कहीं थोड़ी देर के लिए भी साथ नहीं गए। अरे बाहर जाना है तो आया के साथ चली जाओ, वो तुम्हें शॉपिंग भी करवा देगी। उसे हमारी सारी दुकानों के बारे में पता है। बात शॉपिंग की नहीं है, मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना था। टाइम ही तो नहीं है मेरे पास। ठीक है, फिर मैं कुछ दिनों के लिए मायके चली जाती हूँ। सुनैना को लगता है कि अब तो वो उसे रोकेगा, पर सुमेश तो फट से हाँ कर देता है। हाँ ठीक है, आराम से 10-15 दिन रह कर आओ, या ज्यादा मन करे तो और रह लेना। वैसे भी मैं शायद फॉरेन टूर पर जाऊंगा। तो मैं भी चलूँ आपके साथ? अरे बाबा, घूमने फिरने नहीं जा रहा हूँ, बहुत काम है वहाँ। सुनैना बहुत उदास हो जाती है। सोमेश उसे ना ही एक बार रोकता है और ना ही साथ चलने के लिए कहता है। वो अपने मायके आ ही जाती है। माँ, आप लोगों ने बस पैसा देखा और कुछ नहीं देखा। जिस दिन से मेरी शादी हुई है सोमेश ने मुझसे 10 मिनट तक बात नहीं की। सारा दिन काम करते हैं। महंगे कपड़े और गहने पहनकर मैं करूं क्या जब पति ही साथ ना हो। अरे बेटा, हमें क्या पता था कि वो इतने बिजी रहते हैं। पर तेरे पास पैसों की तो कोई कमी नहीं है ना? नहीं माँ, पैसा तो इतना है कि दोनों हाथों से रोज लुटाऊं तो भी खत्म ना हो। पर माँ, पति का साथ भी तो चाहिए ना। रात को भी काम करते करते स्टडी में ही सो जाते हैं। मैं सारा दिन इंतजार करती रहती हूँ कि अब आए और मुझसे बात करे, पर माँ वो आते ही नहीं। अरे बेटा, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। अभी कुछ ही दिन हुआ है ना शादी को, थोड़ा टाइम दो एक दूसरे को। टाइम ही तो नहीं है उनके पास। ऐसा करते हैं, उनको खाने पर बुलाते हैं। अपनी सास की बात नहीं टालेंगे वो। कीर्ति सोमेश को फोन करती है, पर वो तो फोन उठाता ही नहीं। मैंने कहा था ना, वो फोन भी नहीं उठाते। यहाँ आना तो आप भूल ही जाओ। थोड़ी देर में सुनैना वापस अपने ससुराल आ जाती है। उस दिन सोमेश घर पर ही होता है, पर सुनैना को देखकर भी वो बिल्कुल खुश नहीं होता। वो अपने क्लाइंट से बात करता रहता है। माँ ने फोन किया था, आपने देखा नहीं? सोमेश फोन में ही देखते देखते कहता है कि उसने फोन नहीं देखा। सुनैना चेक करती है तो देखती है कि सोमेश के फोन में उसकी मम्मी का नंबर सेव्ड भी नहीं था। उसे ये देखकर बहुत बुरा लगता है, पर सोमेश को तो किसी बात की फिक्र नहीं थी। वो अपनी फाइल्स टटोलने में बिजी रहता है। थोड़ी देर बाद वो वहां से उठकर चली जाती है। जिंदगी बर्बाद कर दी इस इंसान ने मेरी। सारा दिन बस पैसा पैसा करते रहता है। पैसे से ही शादी कर लेता। वो इतनी तेज चिल्ला रही थी कि सोमेश सुन लेता है। क्या बड़बड़ कर रही हो? इतने पैसे दे दिए, क्या काफी नहीं है? पैसे के अलावा और कोई बात भी करनी आती है क्या? तो क्या काम धाम छोड़कर घर पर बैठ जाओ, सारा बिजनेस पानी में मिला दूं? वो दोनों बहुत तेज लड़ने लगते हैं। इतनी ही देर में सोमेश का फोन आता है और वो वहां से निकल जाता है। सुनैना फिर अपने मायके चली जाती है। बार बार इस तरह मायके चली आओगी तो ससुराल वाले समझाएंगे कैसे? ससुराल में तो सब ठीक है, पर जिस इंसान से शादी हुई है ना, वही घर पर नहीं होता। होता भी है तो फोन में लगा रहता है। क्या करूं वहां रहकर? अरे तो बात कर लिया करो ना, फोन पर ही बात कर लिया करो। किससे बात कर लिया करूं माँ? आपका तो नंबर भी सेव नहीं है इनके पास। हम कहीं घूमने तक नहीं जाते। मैं जब दूसरों को साथ साथ देखती हूँ तो मुझे कितना रोना आता है, मैं ही जानती हूँ। वो दोनों बात कर रहे थे कि तब सोमेश का फोन आता है। सुनैना को लगता है कि शायद वो उसे कहीं घूमने चलने के लिए कहेगा। वो बहुत खुशी खुशी फोन उठाती है, पर सोमेश बहुत गुस्से में था। कब आओगे तुम यहाँ? यहाँ पर सारे नौकर छुट्टी पर चले गए और मुझे बाहर जाना है। मुझे कोई सामान ही नहीं मिल रहा। अब फिर बाहर जा रहे हैं? तो क्या घर पर बैठा रहूं? तुम्हारी तरह खाली तो होने के बाद बार मुंह उठाकर कहीं भी चला जाऊं?
सुनैना भी चिल्लाने लगती है। हाँ तो मैं तुम्हारे साथ वहां क्या करूं? तुम्हारे पास टाइम है कहाँ? तो ये जो पैसा तुम सारा दिन उड़ाती रहती हो, इसे कमाने के लिए काम करना पड़ता है, भाग दौड़ करनी पड़ती है। इतना कहकर वो फोन पटक देता है। देख लिया माँ, ये कैसा है? आप लोगों ने बस पैसा देखा, ना घर देखा, ना लड़का देखा। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई माँ। हमें क्या पता था बेटा कि ये लोग ऐसे निकलेंगे। हमने तो अच्छा ही सोचा था कि जिस तरह से हम पैसे के लिए परेशान होते रहे हर समय, तुम्हें ना होना पड़े। पर अब लग रहा है कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लोग और घर परिवार भी अच्छा होना चाहिए। बचपन में मम्मी पापा की मृत्यु के बाद से ही गौरव अपने दादा दादी के साथ रहता है और वही दोनों उसकी पूरी दुनिया होते हैं। उनके सारे सपने पूरे करते हुए जॉब लगते ही गौरव मीनू से शादी कर लेता है। मीनू, मेरा ख्याल रखो ना रखो, पर प्लीज मेरे दादा दादी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अब वो मेरा भी परिवार है। इसके साथ वो दोनों मिलकर घर और चारों मिलकर एक दूसरे की खुशियां संभालने लगते हैं। देखते ही देखते महीने बीत जाते हैं और फरवरी शुरू हो जाता है, जिसके आते ही सोशल मीडिया पर वैलेंटाइन की बातें शुरू हो जाती है। और इसको देखकर दादी गौरव और मीनू को वैलेंटाइन पर घूमने जाने के लिए कहती हैं। अरे हो गौरव, तू मीनू को लेकर कहीं घूमने क्यों नहीं जाता? अरे नहीं दादी, हमें कहीं नहीं जाना। अरे पगला गया है क्या? यही उम्र है घूमने की। वैलेंटाइन आ रहा है, जाओ दोनों कहीं छुट्टी मना कर आओ। दादी की बात पर दोनों पति पत्नी हैरानी से उन्हें देखने लगते हैं। दादी, आपको वैलेंटाइन के बारे में कैसे पता? मुझे क्या पागल समझा है? अरे मैंने सोशल मीडिया पर सब देखा है। ये प्यार करने वालों का दिन होता है ना। दादी, तुम्हें इंटरनेट सिखाना हमें ही परेशान करेगा, सोचा नहीं था। अरे तो वो गलत क्या बोल रही है? हमेशा तुम दोनों हमारे पास रहकर सेवा में लगे रहते हो। ना शादी के बाद कहीं घूमने गए और ना ही अब जाने के लिए तैयार हो। अरे अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हारे दादा ने पहली बार कोई अक्लमंदी की बात की है, उसे तो मान लो बच्चों। दादी, आप क्यों बेचारे दादू की टांग खिंचाई करती रहती हो? अरे वो हमारा मैटर है, तुम ये बताओ जा रहे हो या नहीं? दादी, हमें आपके साथ रहने में ही खुशी मिलती है। अरे तो हम कौन सा छोड़कर जाने के लिए बोल रहे हैं? बस घूमने जाओ और वापस आओ बच्चों। इस पर हंसकर दादा की बात टालते हुए मीनू और गौरव वहां से चले जाते हैं। लेकिन दादी अगली सुबह एक बार फिर दोनों को टोकती है। अरे क्यों रे चंपू, कहाँ घूमने जाएगा, कुछ सोचा क्या? दादी, वैलेंटाइन दूर है। ऐसा बोलकर गौरव घर से बाहर और मीनू रसोई में चली जाती है। ये बात बताकर गया है या तुम्हें धमका कर? तुम भी ना ज्यादा मजे मत लो और चुपचाप मेरे सिर में तेल लगाओ। जी मोहतरमा, जब से शादी हुई है चुप ही तो हूँ। दादा दादी की ये प्यार भरी नोकझोंक सुन के रसोई के दरवाजे पर खड़ी मीनू हंसने लगती है, जिसे देख दादा दादी भी हंसने लगते हैं। वैसे आप दोनों ने मुझे कभी अपनी लव स्टोरी नहीं सुनाई। अब क्या बताए बेटा, जिस दिन तुम्हारी दादी से मिले बस उसी दिन से हमारा तेल निकल गया। देखो वही तो इनके सिर में लगा रहा हूँ। वैसे आप वो भी ठीक से नहीं लगा रहे। अरे इनका तो काम ही है काम चोरी करना। शैतान, दादा दादी के बीच पंगा कराती है। सॉरी, पर क्या करूं, आप दोनों हो ही इतने क्यूट और ऐसी प्यार भरी नोकझोंक करते हुए ज्यादा क्यूट लगते हो। सब हंसने लगते हैं और इस उम्र में भी दादा दादी का ऐसा प्यार देख मीनू मंत्रमुग्ध हो जाती है। दादू दादी, इतना प्यार तो मैंने अपने घर के लोगों में भी कभी नहीं देखा।
जो इस पूरे घर में है। इसी पर मीनू के दिमाग में आइडिया आता है और शाम को गौरव के घर वापस आती ही वो उससे बात करती है, जिस पर दोनों बहुत खुश होते हैं। और इसी तरह देखते देखते वैलेंटाइन वीक भी शुरू हो जाता है, जिसे वो सब मिलकर कभी फूलों तो कभी चॉकलेट के साथ बहुत खुशी से सेलिब्रेट करते हैं। और इसी तरह वैलेंटाइंस डे भी आ जाता है। अरे अब तो वैलेंटाइन भी आ गया, बता दो कहीं जा भी रहे हो या नहीं? जाएंगे, लेकिन हम नहीं। हैं? फिर कौन जा रहा है? आप दोनों। हम क्यों? अरे तुम दोनों पगला गए हो क्या? इस उम्र में बूढ़ा बूढ़ी को घूमने भेजोगे? हाँ, लाइफ में पहली बार तुम्हारे दादाजी ने कुछ सही बात बोली है। अरे तुम दोनों की उम्र है, जाओ घूम कर आओ। हम बूढ़ों के पीछे क्यों पड़ गए हो? दादी, मैंने बचपन से आप दोनों को सिर्फ काम करते हुए देखा है। कभी मेरा स्कूल, कभी कॉलेज, तो कभी जॉब या शादी। आप दोनों की पूरी दुनिया मेरे इर्द गिर्द ही रह गई है। और जैसे आपकी कहानियां सुनी है, आप लोग ऐसे नहीं थे। बस मम्मी पापा के जाने की वजह से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऐसे बन गए। इसीलिए ये वैलेंटाइन आप दोनों अपने उन्हीं प्यार भरे पुराने दिनों को याद करते हुए अपने उस प्यारे से बनाए घर में बिताएंगे, जिसे आप सालों पहले गौरव की बेहतरी के लिए शहर शिफ्ट करते हुए गांव में पीछे छोड़ आए थे। बच्चों की बात और विचार सुन दादा दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आजकल के समय में जहाँ बच्चे दादा दादी को बोझ या बूढ़े हैं कुछ भी बोलते हैं समझकर पीछे छोड़ देते हैं, तुम दोनों ने हमारे लिए इतना सोचा, वही बहुत बड़ी बात है। ऐसे बच्चे हमें मिले, हमारे लिए दुनिया में इससे बड़ा सुख नहीं। और तुमने मुझे ये भी बता दिया कि सोशल मीडिया सब कुछ सही नहीं बताता। देखना, उसने मुझे बस यही इंफॉर्मेशन दी कि वैलेंटाइन कपल्स के लिए होता है, पर आज तुम दोनों ने मुझे समझाया कि ये प्यार भरा दिन हम हर उस इंसान के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं जिसे हम प्यार करते हैं या जो हमसे प्यार करता है। इसलिए अब से हम सब अपना ये वैलेंटाइन और आने वाले सारे वैलेंटाइन गांव जाकर पुरानी मीठी यादों को जीते हुए उनके साथ अपनी नई कहानियों को जोड़ते हुए मनाएंगे।